हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, सेट और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट जो था, ज्ञान बिंदु का स्पेशल टेस्ट था और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके पूर्व टेस्ट नंबर 5 तक देख लिया था। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 तक हो गया था। आज जो है वो है टेस्ट नंबर 6। ठीक है, टेस्ट नंबर जो है वो है 6। तो टेस्ट नंबर 6 को हम आज चलेंगे। अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उससे जुड़ सकते हैं ताकि आपको इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो सके विथ डिटेल सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं अपने टेस्ट नंबर 6 पे। और ये जो सेट होने वाला है वो ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसे पूर्ण रूप से देखिएगा, विथ एक्सप्लेनेशन है। जो टेस्ट है वो विथ एक्सप्लेनेशन है। तो आप पूरा टॉपिक को देखिएगा, पूरा टेस्ट को देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना, एग्ज़ाम में सही कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतला दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ठीक है, बात किया गया है गांधी जी की अनुयायी का, तो ये कौन एक पेशे से जो थे वो शिक्षक थे यानी कि टीचर थे। ऑप्शन है A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर हो जाएगा J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी के नाम के पूर्व आता है आचार्य। ठीक है, इनका पूरा नाम है आचार्य J.B. कृपलानी। ठीक है, तो ये जो थे वो एक टीचर थे। आचार्य J.B. कृपलानी टीचर थे और इनकी पत्नी जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी और ये जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है, सुचेता कृपलानी। और ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है और वो भी बनती है यूपी की। यूपी ही ऐसा राज्य है जो मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम महिला राज्यपाल देता है। ठीक है, सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद का, तो ये एक पेशे से वकील थे और राजनीतिक थे। और राजेंद्र प्रसाद ही देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है नौसैनिक विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 2 है, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिकों ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की थी? तो ये थे B.C. दत्ता। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा C, B.C. दत्ता। B.C. दत्ता कौन थे? तो ये एक नौसैनिक विद्रोह के समय ये जिस जहाज़ पे विद्रोह हुआ था उस जहाज़ के रेडियो ऑपरेटर थे। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर थे और इनके द्वारा जहाज़ पे अंग्रेज विरोधी नारा लिख दिया गया था, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद, भारत माता की जय आदि। ये सभी अंग्रेज विरोधी यानी कि भारत के पक्ष में नारा लिख दिया गया था, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी के कारण नौसैनिकों ने इनकी रिहाई की मांग की थी। ऑप्शन हो जाएगा C, B.C. दत्ता। नेक्स्ट है, अतिवादी एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने करवाया? अतिवादी एवं उदारवादी के पूर्ण मिलन में प्रक्रिया में किसने समझौता करवाया? तो एनी बेसेंट और तिलक दो मुख्य भूमिका निभाए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A जो होगा वो सही हो जाएगा। बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा अतिवादी एवं उदारवादी यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों का मिलन होता है। बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो इसको मिलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, B.G. तिलक प्लस मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाते हैं। वही अतिवादी एवं उदारवादी को मिलाने यानी कि नरम दल और गरम दल को पूर्ण मिलन में प्रमुख समझौता जो निभाते हैं वो हैं एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ऑप्शन हो जाएगा। बात किया जाए एनी बेसेंट का, तो ये एनी बेसेंट आयरलैंड से बिलोंग करती है और भारत में प्रथम बार 1893 में आती है तथा एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 1916 में बात किया जाए तो 1916 में इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय जो होता है वो होता है मद्रास में। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में
होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है तथा वही 17 में बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बात किया जाए मैडम भिखाजी कामा का, तो मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को फहराया था। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी की माँ भी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे एप्पल एनी बेसेंट। नेक्स्ट है आधुनिक ऋषि। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए किया गया है? तो आधुनिक ऋषि कहा गया है एम.जी. रानाडे को। एम.जी. रानाडे को आधुनिक ऋषि की संज्ञा दी गई है। बात किया जाए एम.जी. रानाडे को, तो एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधुनिक ऋषि जो कहा गया है वो है एम.जी. रानाडे। बात किया जाए विवेकानंद का, तो विवेकानंद का बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म होता है और इन्हें स्वामी की उपाधि अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह जो खेतड़ी के राजा रहते हैं, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा इन्हें स्वामी की उपाधि दिया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया जाता है। इनका नाम जो रहता है बचपन का नाम वो है नरेंद्र नाथ दत्त। इनके द्वारा प्रमुख 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया जाता है शिकागो में। ठीक है, अन्य विवेकानंद से पॉइंट याद रखना है, इन्हें तूफ़ानी हिंदू कहकर बुलाया गया है। ठीक है, बात किया जाए तूफ़ानी हिंदू का, तो तूफ़ानी हिंदू किन्हें कहा गया है? तो यह है विवेकानंद। ठीक है, तूफ़ानी हिंदू कह के बुलाया गया है विवेकानंद को। अच्छा, तूफ़ानी हिंदू 1893 में धर्म सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने तथा इनका जो बुक है वो है राजयोग कर्मयोग। ठीक है, विवेकानंद द्वारा स्थापित लिखा गया 2 बुक याद रखना है, राजयोग तथा कर्मयोग। स्थापित संस्थाएं हैं वो है रामकृष्ण मिशन। 1897 में इनके द्वारा एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया जाता है। इनके जो गुरु थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के सम्मान में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो ये विवेकानंद से पॉइंट था। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी के अन्य नाम हैं बापू, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा था तथा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, अर्धनग्न फ़कीर की उपाधि फ्रैंक मॉरिस के द्वारा तथा वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, एक बार फिर से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे, अर्धनग्न फ़कीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था तथा वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम जो है वो है लोकमान बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बुक लिखा आर्कटिक होम ऑफ बेदाज था। इनका पत्रिका जो था वो था केसरी और मराठा। ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ बेदाज जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है तथा इनका अन्य पत्रिका है वो है केसरी और मराठा। इन्होंने 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। इनका जो अर्थी उठाया था वो थे गांधी जी के साथ एक मुस्लिम थे शौकत अली। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट बाल गंगाधर तिलक से याद रखना है। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? वो था अवंतिका। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो संग्रहण संबंधित था भू राजस्व से, टैक्स कलेक्शन से संबंधित था संग्रहण। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो वो दायर कर सकता है 90 दिन में, 90 दिन के अंदर। बात किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, तो इसका स्थापना होता है 2010 में। और अब बात किया जाए इसके अध्यक्ष का, तो अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। स्थापना होता है 2010 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। नहीं, महिलाओं के लिए अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, और वो है 243 का डी में। आर्टिकल 243 में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, और वो देगा 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। नहीं, सभी लोग नहीं होते हैं, बल्कि जो वयस्क होते हैं वो होते हैं। वयस्क लोग ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, यानी कि अर्थात जिनका एज 18+ हो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर यह एक पंचायत होगी। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो होगा केवल 3 सही होगा। ठीक है, केवल 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी कमीशन किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में आया? तो याद रखिएगा ओबीसी कमीशन। ठीक है, ओबीसी कमीशन ये आया 1993 में। 1993 में ओबीसी कमीशन का गठन किया गया, और एससी एसटी कमीशन को 2004 में बनाया गया। पहले एससी और एसटी कमीशन सेम था, उसके बाद 89वां संविधान संशोधन होता है और एससी और एसटी कमीशन को अलग किया जाता है। बात किया जाए एससी कमीशन का, तो एससी कमीशन का वर्णन 338 में है, वही एसटी कमीशन का वर्णन 338 के क में है। ठीक है, 338 में एससी कमीशन का वर्णन, 338 के ए में एसटी कमीशन का वर्णन, और 338 बी में ओबीसी कमीशन का वर्णन किया गया है। 338 का बी में ओबीसी कमीशन का वर्णन किया गया है। और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में यह एक अलग आयोग बना 89वां संविधान संशोधन 2004 को। ऑप्शन हो जाएगा सी, 2004 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बात किया जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना होता है 1993 में, और ये जो दिवस मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस विभाग के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो बात किया जाए भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान था, वही 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियाँ अलग अलग समय पे संशोधन करके जोड़ा गया। बात किया जाए 9वीं अनुसूची का, तो 9वीं अनुसूची पहला संशोधन अधिनियम 1991 के तहत, वही 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, और 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची जोड़ा गया वो है 73वां संविधान संशोधन, और ये 12वां अनुसूची जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत पहला हो गया 1951 में, उसके बाद 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत, और उसके बाद है 11वां अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, 1992 और 1993। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बीजू जनता दल ये है उड़ीसा का, और इन्हीं से बीजू जनता दल के ही नेता थे नवीन पटनायक, जो उड़ीसा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले रहे।
उड़ीसा में बीजू पटनायक। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो उड़ीसा में 2024 में बीजेपी की सरकार बनी और जो वो हैं सीएम वो हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, उड़ीसा में वर्तमान में बीजेपी का सरकार बना और जो सीएम हैं वो हैं मोहन चरण मांझी। नाम याद रखना है, सीएम का नाम मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसके पूर्व बीजू जनता दल से ही थे नवीन पटनायक। नेक्स्ट है 13 नंबर, किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद के परिणात्मकता का ध्यान किस में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है माध्यिका में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। बिल्कुल सही है, उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा किया जाता है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार नहीं सम्मिलित हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सम्मिलित है। ठीक है, अमरनाथ और हरिद्वार ये गलत है। एक है गंगोत्री और अगला है वो है यमुनोत्री। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री है, तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा है, केवल एक सही है। अमरनाथ और हरिद्वार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बात किया जाए कंप्यूटर का जनक तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। वही अगर पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है एलन ट्यूरिंग है आधुनिक कंप्यूटर के जनक। और कंप्यूटर के क्षेत्र में ही ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर के क्षेत्र में ही दिया जाता है। बात किया जाए कंप्यूटर का तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। वही आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? तो डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए, डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फायर वायर का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में चित्रित किया गया है। किस नृत्य के मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर जो कि स्थित है तमिलनाडु में उसके गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो यह है भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। बात किया जाए भरतनाट्यम का तो ये 8 शास्त्रीय नृत्यों के में से एक है और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात किया जाए कथक का तो कथक है उत्तर भारत का, मोहिनीअट्टम केरल का और कथकली भी केरल का। बात किया जाए शास्त्रीय नृत्य का तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। उसमें है एक भरतनाट्यम जिसकी मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो यह है पोंगल का। ऑप्शन हो जाएगा ए, पोंगल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? 100% जैविक राज्य विश्व का बना है कौन सा? तो ये बना है भारत का सिक्किम राज्य। भारत के सिक्किम राज्य को वर्ष 2016 में पीएम मोदी द्वारा प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। ठीक है, सिक्किम को जो स्थित है भारत का सिक्किम, और यह जो है जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक छोटा राज्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? रामसर कन्वेंशन, रामसर जो है ईरान में स्थित शहर है, वहीं एक कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है जो वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित था। वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन किया गया रामसर ईरान के शहर में, तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से। बात किया जाए रामसर का तो 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है। भारत जो अपना सहमति जताता है 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर करता है। और वही बात किया जाए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी मनाया जाता है और ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ 1997 से। ठीक है, 1997 से आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता रहा है। बात किया जाए आर्द्र भूमि का तो भारत में आर्द्र भूमि की संख्या वर्तमान में है 82। वही बिहार में बात किया जाए तो बिहार में आर्द्र भूमि की संख्या है 3। ठीक है, भारत में आर्द्र भूमि की संख्या 82, बिहार में 3 आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर है 22। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स
ओपन है, कमेंट करके बतलाना है। और अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगला जो है वो विभिन्न प्रोटोकॉल से संबंधित है। प्रोटोकॉल है फर्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। वहीं प्रोटोकॉल जो हुआ 1987 में। पेरिस एग्रीमेंट होता है 2015 में। पेरिस समझौता 2015 में। रियो अर्थ समिट होता है 1992 में। और फर्स्ट UN IPCC कॉन्फ्रेंस होता है 1995 में। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है, 3, 4, 1, 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है वर्धमान ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी। नेक्स्ट है मीराबाई कहाँ का राजपूत राजकुमारी थी, ये थी मेड़ता की। ऑप्शन हो जाएगा बी। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, तो मेड़ता की। नेक्स्ट है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का विकास एवं मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी में फल का, पेडोलॉजी में मिट्टी का यानी कि सॉइल का, और स्पर्मोलॉजी में सीड्स यानी कि बीज का। ठीक है, सीड्स का यानी कि बीज का। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कुल कौन सा है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो ये हो जाएगा कंपोजिटी। ऑप्शन हो जाएगा डी, कंपोजिटी। नेक्स्ट है 27 नंबर, जीवाणुओं में अभाव होता है किस चीज़ का। जीवाणु में किस चीज़ का अभाव होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हेनले के लूप का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है जल का संरक्षण करना। ऑप्शन हो जाएगा ए। हेनले के लूप का कार्य है जल का संरक्षण करना। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रहती है, तो ये होता है द्वार कोशिका का। ऑप्शन हो जाएगा डी, द्वार कोशिका का। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना देर या पहले होता है, तो ये होता है 2 मिनट पहले। वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। यानी कि विद्युत क्षेत्र बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो थे माइकल फैराडे। ऑप्शन हो जाएगा बी। बात किया जाए ब्लेज पास्कल का, तो ब्लेज पास्कल ने पास्कल का नियम दिया जो संबंधित है द्रव से, और ये बतलाए थे प्रेशर जो होगा P = होगा HDG के बराबर। ठीक है, P = HDG के बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा माइकल फैराडे पहली बार विद्युत क्षेत्र के बारे में बतलाए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक की प्रबलता। विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है। ऑप्शन ये तो सही है, धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। आगे ऑप्शन देखते हैं। धारा बढ़ने पर घट जाती है, नहीं, धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक की प्रबलता जो होती है वो धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन हो जाएगा सी। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। वही बात किया जाए नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में वो होता है परमाणु बम, एटम बम जो होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत एक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है झूले पर बैठे लड़की की गति कैसी गति होती है, एक समान, वृत्तीय, असमान या आवर्ती, तो ये हो जाएगा आवर्ती यानी कि पीरियोडिक मोशन। झूले पर बैठे लड़के की गति जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दृश्यमान विकिरण यानी कि विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये थे आइजैक न्यूटन ने विजिबल रेडिएशन का खोज किया। तथा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है F = Gm1m2/r², ये भी दिए थे Gm1m2/r²। ये न्यूटन के द्वारा ही बतलाया गया था 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में। 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में बतलाए थे आइजैक न्यूटन। विजिबल रेडिएशन यानी कि दृश्यमान विकिरण की खोज भी न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक कमजोर बल है, यानी कि वीक फोर्स कौन सा है, तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार जो दो वस्तु प्रत्येक एक दूसरे को आकर्षित करती है, लेकिन F जो होता है वो होता है Gm1m2/r²।
m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, और ये जो होता है यह एक प्रकार का कमज़ोर बल है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है धातुएं कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है। ठीक है, कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं, तो विद्युत चालकता यानी कि कंडक्टेंस, यानी कि धातु जो होते हैं विद्युत का चालक होते हैं, बिल्कुल सही है। ध्वनिक प्रकृति यानी कि कोई मेटालिक साउंड होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तन्यता यानी कि डक्टाइल, यानी कि ताना जा सकता है, खींचकर लंबा पत्थर बनाया जा सकता है, तो ये ए सी और डी सही, ए सी डी सही होगा। गुणधर्म नहीं दर्शाता है तो द्युतिहीनता नहीं होता है। ठीक है, द्युतिहीनता नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अभिक्रियाशीलता यानी कि अभिक्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, लोहा, चांदी और सोना। यानी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक रिएक्टिव हो जाएगा सोडियम, लोहा, चांदी और सोना। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अल नीनो यह एक सही है, यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, नहीं, पश्चिमी प्रशांत के महासागर में वृद्धि नहीं होती है। दक्षिणी दोलन सूचकांक ऋणात्मक होता है, नहीं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो ओड है, यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा और ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि नहीं होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है। कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो भारत के बीच 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद है चीन, उसके बाद है बांग्लादेश सबसे अधिक 4096, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर ये करता है पाकिस्तान। ठीक है, तो सर्वाधिक पूछा गया था तो सर्वाधिक हो जाएगा बांग्लादेश से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में सम्मिलित नहीं है, तो जापान के 4 द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सांसी द्वीप। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु ये सभी 4 द्वीप हैं जापान का, ऑप्शन हो जाएगा सी। सांसी द्वीप जापान का मुख्य द्वीप में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है कैसा है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव कैसा है, न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है। तो भारत का राष्ट्रपति का महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, जो लिया गया है अमेरिका से। अनुच्छेद 61 लिया गया है अमेरिका से, और यह जो एक प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक इस मामले में क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं यूटी के भी विधानसभा के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। हालांकि इसे हटाने में यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्यों का कोई रोल नहीं होता है। अतः इनका हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग प्रक्रिया यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगी, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगा। ठीक है, बात किया जाए महाभियोग का, तो महाभियोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है। सरकार के राजस्व व्यय में कौन सा सम्मिलित है, ऑप्शन है संपत्ति के निर्माण के लिए व्यय, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, विदेशी सहायता पर व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हो जाएगा वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी पर व्यय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है। द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगा तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, ऑप्शन हो जाएगा सी। तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। मराठी नहीं है, मराठी जो है वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी, तो यह किया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1976 में, ठीक है, 1976 में PIL की अवधारणा लाई गई। जो लिया गया है PIL वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से PIL यानी कि सार्वजनिक जनहित याचिका लाया गया है। और ये जनहित याचिका 1980 के दशक में 1976 के लगभग में लाया गया। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है, वो हैं PN भागवती और VR कृष्ण अय्यर। ठीक है, 2 नाम याद रखना है,
PN भागवती, PN भागवती और VR कृष्ण अय्यर, VR कृष्ण अय्यर, दो नाम याद रखना है। PIL लाने के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर और PN भागवती अन्य न्यायाधीश में मुख्य थे। ठीक है, तो ये लाया गया था 1976 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 1 में राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और उसमें सम्मिलित कौन कौन होंगे, तो राज्यों के क्षेत्र होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे और ऐसा क्षेत्र जिसे अधिग्रहण किया जा सकता है वो भारत के क्षेत्र कहलाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो यह है तोरण किला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तोरण किला, जिसे ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है, तो यह है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बात किया जाए छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है और दक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। कौन सी एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील हो जाएगा चिल्का झील, जो स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बात किया जाए पुलकिट झील का, तो पुलकिट झील भी एक प्रकार का खारे पानी का झील है जो स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है पुलकिट झील। बुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बात किया जाए लोकटक झील का, तो ये स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील से भी एक और याद रखिएगा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क एक है, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वो जो है वो है मणिपुर के लोकटक झील में। ठीक है, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में होगा जाएगा। चिल्का झील है ये है उड़ीसा में और ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह एक लैगून झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 3 श्रेणियों में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है। कृषि की दृष्टि से सबसे उत्पादक हिस्सा है वो गंगा के उत्तरी मैदान है। ठीक है, उत्तर भारत का उत्तरी मैदान जो है गंगा और इसके सहायक नदियों के क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ माने जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पाक्योंग विमानपत्तन। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन हो जाएगा बी, सिक्किम में। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण शोध संस्थापक। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो PF लजार्सफील्ड को। PF लजार्सफील्ड को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस नगर को एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है। एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस को। ऑप्शन हो जाएगा ए। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। वही बात किया जाए रोम को, तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर या पोप का शहर कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर या पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर या पोप का शहर कहा जाता है। ठीक है, पोप का शहर बोला जाता है रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर या पोप का शहर रोम को। वेनिस को कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी। नेक्स्ट है, एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीलंका के पास। ऑप्शन हो जाएगा बी। पाक जलमरुमध्य कहाँ स्थित है, तो ये भी हो जाएगा श्रीलंका के पास। ऑप्शन बी। एलिफेंटा पास कहाँ है, तो श्रीलंका के पास। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में PSLV का पहली बार प्रयोग कब किया गया, पहली बार कब इस्तेमाल किया गया, तो ये किया गया 1994 में। 1994 में PSLV का प्रयोग 1994 में। वही GSLV, ठीक है, GSLV। बात किया जाए PSLV का, तो PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वही GSLV का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च लाइट व्हीकल। और इसका जो पहले बार इस्तेमाल किया गया वो है 2001 में। GSLV का प्रथम प्रयोग 2001 में, PSLV का प्रथम प्रयोग 1994 में और सिर्फ SLV यानी कि
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका प्रयोग किया गया था 1979 यानी कि 1979 में। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग, प्रथम प्रयोग 1979 में, रोहिणी उपग्रह को छोड़ने के लिए जीएसएलवी का प्रयोग 2001 में और पीएसएलवी का प्रयोग प्रथम बार 1994 में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस क्षेत्र से किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम है मणिपुर से बिलोंग करती है मैरी कॉम। और बात किया जाए मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, ये सभी मीराबाई चानू और मैरी कॉम दोनों मणिपुर से ही संबंधित है। बात किया जाए मैरी कॉम का, तो मैरी कॉम को सुपर मॉम की संज्ञा दी गई है। मैरी कॉम को सुपर मॉम की संज्ञा दी गई है तथा इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा अनब्रेकेबल। ठीक है, मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल और मणिपुर से संबंधित रखती है। अच्छा, बात किया जाए असम से, तो असम से हैं लवलीना बोरगोहेन, ये सभी मुक्केबाज हैं। अमित पंघल हैं हरियाणा से, ये भी मुक्केबाज हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पीसो किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है वो है वान। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा है वान और मैक्सिको का जो मुद्रा है वो है पीसो। ऑप्शन हो जाएगा बी। पीसो कहाँ की मुद्रा है? तो पीसो जो मुद्रा है वो हो जाएगा मैक्सिको का। जापान का मुद्रा बात किया जाए तो जापान का मुद्रा है येन और इटली का मुद्रा है लीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैक्सिको। पीसो कहाँ की मुद्रा है? तो मैक्सिको की मुद्रा है। जापान का येन है, इटली का लीरा है। नेक्स्ट है किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? ऑप्शन है सुलभ सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और भागवती सूत्र। तो भागवती सूत्र का संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं बल्कि जैन धर्म से है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। इसे रंगीला बादशाह की संज्ञा दी गई थी। इसके समय में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग प्रभुत्व में था। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कौआ कोयले की घोंसला ले लिया है तथा कौए ने कोयल की घोंसला बना लिया है। ऑप्शन है ए, मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घरों को लाल बंगला कहते हैं? अपने रसोई घर को लाल बंगला किस जनजाति के लोग कहते हैं? तो ये कहते हैं भुंजिया जनजाति के लोग। ऑप्शन हो जाएगा डी, भुंजिया जनजाति के लोग। एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो एहोल अभिलेख रचनाकर हैं रविकृति। एहोल अभिलेख रविकृति द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था एहोल अभिलेख का संबंध। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए दो राज्य कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक। बात किया जाए मोहम्मद बिन तुगलक का, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल होता है वो होता है 1325 से 1351 तक। ठीक है, 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है और इन्हीं के समय में एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक डिक्लाइन यानी कि विघटन जो होता है वो होता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक काल में। सर्वाधिक विघटन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा तथा 1347 में, ठीक है, 1326 में विजयनगर साम्राज्य और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगोह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विजयनगर और बहमनी दो राज्य बनते हैं, विजयनगर कर्नाटक के क्षेत्र में और बहमनी महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अस्तित्व में आए दो राज्य कौन कौन से थे? तो ये थे विजयनगर और बहमनी। नेक्स्ट है कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? तो ये न्यायिक घोटाला किसे कहा था? मेरठ षड्यंत्र जांच को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? पर्वतों और नदियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्वतों और नदियों की भूमि थाईलैंड को। श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड को भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे बाबा दयाल दास। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वेंजीलॉस
वेंजीलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो वो था ग्रीस का पीएम। ऑप्शन हो जाएगा सी। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है अमेरिका से। कैश एंड कैरी और उधार पट्टा कानून किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है अमेरिका से। 69 नंबर क्वेश्चन है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी कृति है? तो यह है डॉक्टर ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी कृति है? तो यह कृति है गैथॉर्न हार्डी का। गैथॉर्न हार्डी का ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है 1508 में चोला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? चोला का युद्ध तो 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और गुजरात के एक शासक के मध्य में लड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। बात किया जाए अल्मेडा का तो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को माना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आया। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को अल्मेडा प्रथम गवर्नर आता है पुर्तगालियों की तरफ से, और उसी के बीच 1508 में चोला का युद्ध होता है। ठीक है, चोला का युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और गुजरात के शासक के मध्य। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह की नई सेना में किस एक को शामिल नहीं किया गया था? किसे को शामिल नहीं किया गया था? तो ये नहीं शामिल किए थे गुजरातियों को। ऑप्शन हो जाएगा डी। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी? शशिपदा बनर्जी के द्वारा। श्रमिक क्लब की स्थापना 1870 में प्रथम बार शशिपदा बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? अराकान योमा जो है वो स्थित है म्यांमार में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है वो है अराकान योमा पर्वतमाला। नेपाल में बात किया जाए तो नेपाल में हिमालय की जो चोटी है वो है सागरमाथा यानी कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत में बात किया जाए तो भारत में कंचनजंगा है, म्यांमार में अराकान योमा है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी कि कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन है अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है। बिल्कुल, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहलाती है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह भी बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम और भूटान को जोड़ती है? नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ठीक है, सिक्किम और चाइना के बीच स्थित है नाथुला दर्रा। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोसी। ठीक है, माउंट राकापोसी जो है विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। सिक्किम एवं भूटान नहीं, सिक्किम एवं चीन के बीच, सिक्किम एवं चीन को आपस में जोड़ता है नाथुला दर्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो वो होता है जस्ता का। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। जस्ता का सर्वाधिक कमी होता है। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है चौराबाड़ी ताल झील। ऑप्शन हो जाएगा सी। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में बहने वाली नदी है जो चौराबाड़ी ताल झील से निकलती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश पीएम कौन थे? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है सही कथन का चयन करें। नाबार्ड का प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। नाबार्ड का बात किया गया है तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पे होता है तथा इसके प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमारी को बनाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रानी कौशल धर्मशक्टू। नहीं, उत्तरी ध्रुव पर नहीं, ये थी साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रानी कौशल धर्मशक्टू थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी गलत है। एन लैम्सडेन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। एन लैम्सडेन नहीं, एन लैम्सडेन को ग्रैंड ओल्ड लेडी नहीं कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किन्हें कहा जाता है? तो कुंज रानी को। कुंज रानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, यानी कि ये भी गलत है। यानी कि बी और सी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। नेक्स्ट है किसका मिलान असत्य है यानी कि गलत है? विश्व का सबसे छोटी नदी रो नदी यानी कि डी नदी है विश्व का सबसे छोटी नदी। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल उत्तराखंड नहीं, लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख है।
वो भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में, यानी कि ACD सही है। असत्य कथन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल नहीं लेह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है 80 नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है 20, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है कितनी? तो 20 है। नेक्स्ट है भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? कार्बन का परसेंटेज जो है वो है 0.025%, ऑप्शन हो जाएगा ए। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो 0.025%। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक। आयनिक यानी कि आयोनिक जो यौगिक होते हैं वो गलनांक निम्न होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं, अनुठोस अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, उपयुक्त सभी कथन तो नहीं, गलनांक निम्न नहीं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब बात किया गया है आयनिक यौगिक का, तो आयनिक यौगिक डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से साझा करके यौगिक बनाते हैं, तो इनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है उच्च होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, जैव भार। तो सही उत्तर हो जाएगा जैव भार। जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है जैव भार। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? तो एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट यानी कि एस प्लस वाटर बनाएंगे, यानी कि एसिड बेस को रिएक्शन होने से लवण प्लस जल बनता है, यानी कि हो जाएगा पानी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इलेक्ट्रॉन का निकलना और एक्सॉन का जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्प्लाइसिंग, ऑप्शन हो जाएगा डी। इंट्रॉन का निकलना और एक्सॉन का जोड़ना ट्रांसक्रिप्शन इकाई में स्प्लाइसिंग कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। किस समूह के एंटीबॉडीज़ में एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? किस समूह के एंटीबॉडी एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? ऑप्शन है IgG, IgE, IgM, IgA। तो ये हो जाएगा IgE में, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया कराता है? तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाले दो हैं, एक है एल्युमिनियम और एक है जिंक। तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो ये होगा Al2O3, और जब जिंक बनाएगा तो ZnO, यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अर्थात ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एल्युमिनियम और जिंक। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड। अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो साइपन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। साइपन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है अष्ट सहसारिक प्रज्ञापरामित और पंचरच चित्रित पांडुलिपि हैं, यह किस काल के हैं? तो ये सभी पाल युग के हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हॉलैंड, यानी कि डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये किए थे 1632 में, ऑप्शन हो जाएगा ए 1632 में। बात किया जाए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, बिहार में अपना प्रथम फैक्ट्री 1632 में खोलते हैं, तथा डचों का भारत से प्रस्थान जो होता है वो ब्रिटिश के साथ हुए संघर्ष में बेदरा के युद्ध से होता है, ठीक है। ब्रिटिश और डच यानी कि हॉलैंड के निवासी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए 1759 में बेदरा के युद्ध के फलस्वरूप होता है। 1759 में बेदरा के युद्ध से समाप्ति होता है डच का। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार के साथ साथ भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण यही हैं: हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा समुद्र तल से दूरी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है, संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाएगा, तो यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी? यह होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन हो जाएगा सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था।
नेक्स्ट है लेसेस फेयर सिस्टम। लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया था? तो यह था सेरा ने। सेरा ने अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया। बात किया जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो इसका भी गठन 6 अगस्त 1952 को ही हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन 6 अगस्त 1952 को ही हुआ तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी 1952 में ही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो मेनली भारत में अदृश्य कृषि में के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी दिखती है। अदृश्य बेरोजगारी अर्थात अगर एक या दो व्यक्ति को हटा भी लिया जाए तो उत्पादकता पे कोई भी प्रभाव न पड़ेगा, तो ऐसे बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग, इसका गठन किया गया 18 नवंबर 2004 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSME कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 2006 में। MSMED कब पारित हुआ? 2006 में। अगला है भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन हो जाएगा बी। गोल्डन हैंडशेक योजना संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। GST नेक्स्ट है GST किस प्रकार का कर है? बात किया जाए GST का, तो GST का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। आर्टिकल 279A में GST का वर्णन किया गया है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसका वर्णन अनुच्छेद 279A में किया गया है। बात किया जाए GST का, तो GST जो है वो प्रथम बार फ्रांस देश में अपनाया गया था। फ्रांस देश जो था GST अपनाने वाला प्रथम देश था। अगर बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया जो बना है वह 161वां नंबर का देश बना है GST अपनाने वाला। और भारत का GST जो मॉडल स्थित है, मॉडल जो आधारित है वह है कनाडा के मॉडल पर। कनाडा के मॉडल पे GST आधारित है। कनाडा के GST मॉडल पे भारत का GST मॉडल आधारित है और यह बना है, भारत जो बना है 161वां देश बना है। और बात किया जाए GST का, तो GST में नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो होते हैं 15 डिजिट। 15 डिजिट का एक नंबर होता है जो GST नंबर डिनोट करता है। GST कैसा कर है? तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। बात किया जाए अप्रत्यक्ष कर का, तो अप्रत्यक्ष कर वैसे कर है जिसे देने के लिए किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसे देना है वही दे सकता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट एक प्रकार का इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा 100 क्वेश्चन का आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे कोई फ़ायदा प्राप्त हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तथा कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। और अगर कुछ भी इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़कर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट कर दिया जाता है। ओके, वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद।